ओके, नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो ये मैंने कहा कि हम इसको जो है वो बाइंड करेंगे इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि जी प्रोटीन, यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज एक एंजाइम होता है जिसके साथ जी प्रोटीन ने जो आगे बाइंड करना होता है। अब ये इसके साथ बाइंड करेगी तो बनाएगी सेकंड मैसेंजर, यानी कि वो वाला पार्ट बनाएगी जिसने जाके एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, यानी कि जो जाके इंटरसेलुलर पार्ट में एक्टिव होगा। जब तक वो एक्टिव नहीं होगा तो वो अपनी एक्टिविटी कैसे शो करेगा, ठीक है। नेसेसरी है ना कि एक्टिविटी उसे शो करनी है तो उसको एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक वो इनएक्टिव फॉर्म में आपके पास एग्जिस्ट कर रहा था। अब वो एक्टिवेट हो गया, सेकंड मैसेंजर बन गया, साइक्लिक एएमपी बन गया, ठीक है। प्रोटीन काइनेज ए जिसको हम कहते हैं एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और अब अपना एक्शन जो है वो आसानी से परफॉर्म कर सकेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंजाइमेटिक रिसेप्टर्स, ठीक है। इंजाइमेटिक रिसेप्टर्स की बात करें तो एज ए नेम इंडिकेट्स कि इसमें आपके पास जो है वो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब एंजाइम वही कैटालिसिस, वही वाला सारा प्रोसीजर हो रहा है जो एंजाइम के अंदर हो रहा होता है कि किस तरीके से आके आपके पास सबस्ट्रेट जो है वो आके बाइंड करता है और उसके बाद क्या होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो क्या करते हैं, अपना एक्शन बाद में शो कर देते हैं। बहुत आसानी के साथ ये पूरा प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग इंजाइमेटिक रिसेप्टर्स की बात करें तो ये आपके पास एम्बेडेड हुए होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, मतलब कि सर्फेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और कैटालिटिक साइड जो है वो इनकी सेल के अंदर जो है एक्सपोज हुई होती है। क्या होता है कि जब सिंगल मॉलिक्यूल आके या ड्रग मॉलिक्यूल जिससे भी आके इसके साथ बाइंड करना है वो उसको एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा ना, ये बिल्कुल उसकी तरह एक्ट कर रहा है ना प्रोटीन काइन, अभी हमने पीछे पढ़ा प्रोटीन काइनेज किस तरीके से वर्क कर रहा था। तो सेकंड मैसेंजर वाला पाथवे थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि इसमें ये भी फॉलो करेगा, लेकिन इसमें ये होता है कि ये ऑलरेडी आप समझ लें किस्म का एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। उस तरीके से सेकंड मैसेंजर बन के और बाद में एक्टिवेशन नहीं करता। ये नहीं है कि पहले इनएक्टिव और बाद में, वो वाला सीन यहाँ पे नहीं होगा। ईसीएफ में पहले ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में है, ठीक है। सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड कर रहा है रिसेप्टर के साथ, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। एक्टिवेट करेगा, टायरोसिन काइनेज एंजाइम है, आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब एंजाइमेटिक रिसेप्टर की बात होगी तो वहाँ टायरोसिन काइनेज की बात ज़रूर होगी, क्योंकि टायरोसिन काइनेज ही उसको एक्टिवेट कर रहा है और उसको इस काबिल बना रहा है कि वो अपना एक्शन जो है वो सही तरीके से परफॉर्म कर सके। टायरोसिन काइनेज आपके पास जो है वो साइटोप्लाज्मिक साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। बाइंडिंग साइड आपको बताया कि इन्वर्ट की तरफ होगी, अंदर की तरफ मूव हुई भी होगी, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होगी, ठीक है, प्रोटीन की, यानी कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ऐड होगा, उसके बाद ये अपना एक्शन जो है वो सही तरीके से परफॉर्म कर सके, यानी बाइंडिंग प्रॉपरली हो चुकी है। लास्ट रिसेप्टर जो हमारे पास आता है दैट इज न्यूक्लियर रिसेप्टर, ठीक है। न्यूक्लियर रिसेप्टर इसमें जो है वो जीन इन्वॉल्व है, स्टीरॉयड हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली होता कि अगर आप लोग इसमें देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है स्टीरॉयड रिसेप्टर, ठीक है। बाइंडिंग हुई है स्टीरॉयड हार्मोन की रिसेप्टर के साथ, ठीक है। जो स्टीरॉयडल ड्रग्स होती हैं इसमें वो वाली आ जाती हैं हमारे पास चीज़ें। अब क्या हुआ है कि इसकी ट्रांसलोकेशन हुई है, अब इसने करनी है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन ऑफ स्टीरॉयड रिसेप्टर कम्प्लेक्स टू न्यूक्लियस। पहले वो बाहर था, ईसीएफ नहीं, मतलब सेल के अंदर था, साइटोसोल या साइटोप्लाज्म वाले पार्ट में था। अब वो आ गया न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि आपको पता है जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो सारा आपके पास न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। न्यूक्लियस ही बेसिक रोल प्ले करता है आपकी जेनेटिक्स में या जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स और इन सारी चीज़ों में न्यूक्लियस ही मेन रोल आपका जो है वो प्ले कर रहा होता है कि किस तरीके से पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग डिफरेंट ट्रेड्स या इवन दो म्यूटेशन ट्रांसफ़र किस तरह वो लग, फिर हम बाद में बड़ी डिटेल इसमें एडवांसमेंट भी आ गई है कि किस तरीके से रिमूव करना है। खैर, अच्छा, यहाँ पे अब क्या होता है कि बाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टू डीएनए रेगुलेटरी साइट, डीएनए पे जाके बाइंड करेगा। आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है डीएनए का वो सिंगल स्ट्रैंड यानी कि आरएनए में कन्वर्ट होते हैं। और मैसेंजर आरएनए क्या होता है कि वो कोडिंग कर रहा होता है, पूरा एक जिपर लाइक की आप समझे सीजर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो पूरी कोडिंग करके फर्दर प्रोटीन की फॉर्मेशन में जो है वो इन्वॉल्व होता है। रेगुलेटरी साइट पे आके बाइंड करेगा, ठीक है। मैसेंजर आरएनए को अपना मैसेज देगा कि वो डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करा दे, डबल स्ट्रैंड को सिंगल में कन्वर्ट करा दे। अब यहाँ पे डबल स्ट्रैंड जो है वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया, अभी भी ये न्यूक्लियस में है। अब इसने जाके परफॉर्म करना है ट्रांसलेशन। याद रखें, ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, वो वापस बाहर जाके साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि राइबोसोम वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। राइबोसोम के अंदर जाके जो है वो राइबोसोम आपको पता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस या प्रोटीन की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं।
अब ये क्या करेंगे कि यहाँ से बाहर जाएंगे और अब ये राइबोसोम वाले पार्ट में चले जाएंगे। राइबोसोम